हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग के एक न्यू टॉपिक की। इसमें हम बात करेंगे बैंक के टाइप्स और उसके फंक्शन की। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। देखते हैं इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फॉलोइंग टेक्निक्स इट्स नॉट इंक्लूडेड। अब आपको बताना है क्रेडिट कंट्रोल की दो टेक्निक होती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। उसमें से क्वांटिटेटिव में पूछा गया है कि कौन से इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। फर्स्ट देखिए, यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट और बैंक रेट पॉलिसी। बताइए क्या लगता है आपको इसका आंसर। देखिए, अगर हम बात करें क्रेडिट कंट्रोल की तो आप सबको पता है ये सेंट्रल बैंक का काम होता है क्रेडिट को कंट्रोल करना। और सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ काम करती है आरबीआई, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो मेथड यूज़ करती है क्रेडिट कंट्रोल के लिए। क्वांटिटेटिव टेक्निक की बात करें तो इसमें आ जाते हैं सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, एसएलआर। और मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी एक पार्ट होता है हमारा क्वालिटेटिव टेक्निक का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पूछा गया है हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि देखिए ये हमारा क्वांटिटेटिव है, ये भी क्वांटिटेटिव है, ये भी हमारा क्वांटिटेटिव है, लेकिन ये वाली टेक्निक हमारी क्वालिटेटिव है। ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गया हमारा, और मॉरल परसुएशन हो गया, डायरेक्ट एक्शन हो गया, ये सब किस में आते हैं, क्वालिटेटिव टेक्निक में। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ नरसिम्हा कमिटी फॉर द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स व प्रेजेंटेड इन। अब नरसिम्हा कमेटी की जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, तो वो हमारी फर्स्ट रिपोर्ट कब आई थी। इन्होंने दो रिपोर्ट दी थी, तो उसमें फर्स्ट रिपोर्ट पूछी गई है 1990, 1991, 1992 या फिर 1994। आंसर करिए। बताइए। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, तो वो बनाई गई थी नरसिम्हम कमेटी। इन्होंने दो रिपोर्ट पेश की थी इस कमेटी के लिए। दो रिपोर्ट आई थी इस कमेटी से, एक आई थी हमारी 1991 में, सेकेंड रिपोर्ट आई थी 1998 में। जबकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में फर्स्ट रिपोर्ट पूछी गई है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है अब आपको। नेक्स्ट देखिए, नरसिंहम कमेटी इज़ रिलेटेड टू। अब ये किससे रिलेटेड है, बैंक से, इंश्योरेंस से, यूनियन बैंक या फिर एचआरएम। अभी हमने डिस्कस किया कि ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए काम करती है, तो हमें ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। याद रखिए, फर्स्ट आई थी 1991 में, सेकंड आई थी 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक्स ऑफ बैंक इन इंडिया इज़। इंडिया में बैंक्स ऑफ बैंक कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर। बैंक ऑफ बैंक्स कर लीजिएगा। ठीक है, बैंकों का बैंक क्या कही जाती है इंडिया में, आरबीआई कही जाती है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इन्होंने रेगुलेट या कंट्रोल की बात करें तो ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करती है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और अगर नेशनलाइजेशन की बात करें कि नेशनलाइज्ड कब हुई थी, तो ये हुई थी जैन 1949 में इसको नेशनलाइज्ड किया गया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, नोट कर लीजिए, ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड बैंक्स इज ड्राइड फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंको विच मीन्स आयरन वोल्ट, मनी, टू लैंड या बेंच। बताइए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये।
आप सबको पता होना चाहिए कि जो बैंक है हमारा इटालियन वर्ड बैंको से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बेंच। क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, कुछ लोग करेंसी का जो लेन देन है वो बेंच पे बैठ के किया करते थे, तभी से ये टर्म हमारा निकल कर आया जो आगे जाके बैंक बना। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता। इश्यू ऑफ करेंसी, क्रेडिट कंट्रोल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। आंसर करिए। कौन सा ऑप्शन है जो रिजर्व बैंक के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता। देखिए, हम सबको पता है करेंसी को इश्यू करती है रिजर्व बैंक। अभी हमने क्रेडिट कंट्रोल की बात की, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है, लेकिन पब्लिक से जो डिपॉजिट है वो हमारा आरबीआई नहीं करती है। आरबीआई डिपॉजिट करती है कॉमर्शियल बैंक से, ठीक है, ना कि पब्लिक से। पब्लिक से करती हैं कॉमर्शियल बैंक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 3, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, अ साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑर्डिनरली एंटेल्स इन इट वेलफेयर ऑफ पीपल, ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम एसेट्रा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा आंसर। बताइए, साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी बना रही है तो वेलफेयर की तो बात पब्लिक की होगी उसमें, और नेशनल इनकम और जीडीपी की ग्रोथ की भी बात होगी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात होगी। इसलिए ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक के बारे में सोचती, पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोचती है और कंट्री की ग्रोथ के बारे में सोचती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। अभी मैंने पहले आपको कराया, आप इजीली बता सकते हैं कब हुई, 1935 में, 1949, 1947 या 1969। क्या होगा आंसर। देखिए, एक्ट की बात करें, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक्ट पास कब हुआ था, 1935 में। इस्टेब्लिश हुई थी 1930, वो एक्ट आया पास हुआ था 34 में, इस्टेब्लिश हुई थी 1935 में, और नेशनलाइज्ड हुई थी हमारी 1949 में। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें पूछ ली जाती है कि ये जो नेशनलाइज्ड हुई थी वो किस कमीशन के द्वारा हुई थी, तो नोट कर लीजिए, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा इसको नेशनलाइज्ड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। अंतिम ऋणदाता कौन कहा जाता है, आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई या लोकल मनी लेंडर्स। बताइए। देखिए, आरबीआई का फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल करना बैंकिंग सिस्टम को इंडिया के अंदर, और जो भी मनी सप्लाई हो रही है उसको कंट्रोल करके चलना, क्रेडिट पॉलिसी बनाना। तो इसीलिए इसको हम लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बोलते हैं, अल्टीमेट लैंडर कहा जाता है, क्योंकि ये अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम में कोई भी बैंक होती है तो ये उनको फंड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि लास्ट में ये उनकी हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन कोई अगर बैड होती है किसी भी बैंक की, तो वो उनको लोन देते हैं, तो आरबीआई उनको लोन प्रोवाइड करता है इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए। ठीक है, इसलिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहलाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज नॉट अडॉप्टेड बाय आरबीआई फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट इन इंडिया। बताइए। कैश डिपॉजिट रेशो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कैश रिजर्व रेशो, या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। क्या लगता है आपको आंसर।
देखिए यहाँ पे आरबीआई कुछ ऐसे मेजरमेंट हैं या कुछ ऐसे रेशियोज़ हैं जिनको यूज़ करती है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, उनको आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि हो गया हमारा CRR, ठीक है, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके बाद आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। फिर आता है हमारा बैंक रेट, ठीक है। फिर आता है हमारा रेपो रेट। उसके बाद आता है रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। और आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये कुछ मेजरमेंट्स होते हैं जिनको लेती है आरबीआई, ठीक है। तो इसमें कहीं भी हमने कैश डिपॉजिट रेशियो की बात नहीं की, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1। आरबीआई के द्वारा ये अडॉप्ट नहीं किया जाता। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अडॉप्ट करती है, कैश रिजर्व रेशियो अडॉप्ट करती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अडॉप्ट करती है, CRR हो गया, SLR, बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट एंड रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। तो इन सबको वो अडॉप्ट करती है, तो ये आपको टिप पे याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द सिस्टम ऑफ नोट इशू अडॉप्टेड बाय आरबीआई इज proportional reserve method, minimum reserve method, partly proportional reserve method and partly minimum reserve method, and none of these। आंसर करिए। देखिए आरबीआई नोट इशू के लिए जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसको मिनिमम रिजर्व मेथड बोला जाता है, जिसके अंदर मिनिमम रिजर्व रखा जाता है। वो मिनिमम रिजर्व होता है हमारा 200 करोड़ का। और इस ये रिज़र्व नोट इशू करने से पहले रखा जाता है, जिसमें गोल्ड के कॉइन्स और कुछ फॉरेन करेंसी होती है। अगर हम उनको बाइफरकेट करें तो देखिए 115 करोड़ की तो गोल्ड होती है, यानी कि 115 करोड़ का गोल्ड होता है। रिमेनिंग जो होती है 85 करोड़ जो बचे वो हमारी फॉरेन करेंसी होती है, ठीक है। तो कौन सा मेथड हो गया? मिनिमम रिजर्व मेथड। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच डॉक्यूमेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन KYC नॉर्म्स। बताइए KYC नॉर्म्स में, जिसको KYC का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, नो योर कस्टमर। उसके लिए जो कि अगर आप सबका ही अकाउंट होगा तो आपके बैंक अकाउंट में KYC करवाई गई होगी आपसे, तो उसमें इस कौन से डॉक्यूमेंट को कंसिडर नहीं किया जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर या विल ऑफ एक्सचेंज। बहुत सिंपल है, इजीली आंसर कर सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है ही नहीं जिससे नो योर कस्टमर वाला जो रूल है वो फुलफिल होता हो, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस से हमारी जो भी आइडेंटिटी है, जो भी हमारा नाम है, एड्रेस है, ये सब पता चलता है, पैन कार्ड से भी एंड पेंशन पेमेंट ऑर्डर से भी। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी इज़ प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय। अब मॉनेटरी पॉलिसी कौन प्रिपेयर करता है और कौन डिक्लेयर करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, स्टेट बैंक, स्टेट गवर्नमेंट या फिर SBI। देखिए, इन इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी इज़ प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय आरबीआई, ठीक है। आरबीआई इस्टेब्लिश हुई थी 1930 में। इसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उसको अनाउंस करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मनी जो मार्केट होता है उसको कंट्रोल भी करती है। और आपको पता होना चाहिए जो हमारा मनी मार्केट है वो कौन सा है? ऐसी सिक्योरिटीज़ जो हमारी विद इन 1 ईयर या फिर लेस देन 1 ईयर की होती हैं, या जिनका टाइम पीरियड 365 दिन तक होता है, वो सिक्योरिटी हमारी मनी मार्केट में आती हैं। तो उनको कंट्रोल करना भी हमारा आरबीआई का काम होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है?
मनी की जो सप्लाई होती है उसको आरबीआई की द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होती है, जो चार्ज होती है, उसको कंट्रोल करती है। प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है और ये देख के चलती है कि जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स? फिजिकल पॉलिसी, बैंकिंग लॉज, रेपो रेट्स, बिजनेस पेसिमिज्म। बताइए। क्रेडिट क्रिएशन की पावर को कौन लिमिट करता है? अभी हमने बहुत सारे मेजरमेंट्स पढ़े थे क्रेडिट कंट्रोल के, जिसमें थी हमारा CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो क्रेडिट क्रिएशन की डिग्री होती है कॉमर्शियल बैंक, वो डिपेंड करती है मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। जब सेंट्रल बैंक रेज करती है किसी भी फंड को कॉमर्शियल बैंक, जब सेंट्रल बैंक से कोई फंड रेज किया जाता है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, तो उनकी जो कैश रिसोर्सेज होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, हमारी क्रेडिट जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि किस तरह से इसको मेंटेन करके रखा जाए, क्रेडिट जो लिमिट है उसको वो कम ना हो एक जो, इसलिए यहाँ पर ये बहुत सारे मेजरमेंट जो होते हैं, बहुत सारी जो ऐसे चीज़ें हैं उनको फॉलो किया जाता है। सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को बाय करती है, उसके साथ ही साथ वो एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज भी करती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन को अपने बना के रखती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? अब इसमें से आपको बताना है कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट, क्रेडिट क्रिएशन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड्स, नन ऑफ द अब। बताइए। देखिए, हम सबको पता है सिंगल इंस्टीट्यूशन है जो कि नोट को इशू करता है, वो सेंट्रल बैंक है, तो मोनोपोली तो है। कस्टोडियन भी होता है फॉरेन एक्सचेंज फंड का, लेकिन ये क्रेडिट को क्रिएट करने की बात नहीं करता। जो भी क्रेडिट होता है उसको कंट्रोल करने की बात करता है, लेकिन क्रिएशन नहीं होता। ये कभी भी फंड लेकर उसको कहीं और इन्वेस्ट नहीं करता और पैसे नहीं कमाता है। क्रेडिट क्रिएशन इसका काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब अगर आप और भी फंक्शंस लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मोनोपोली तो हो गई कि मोनोपोली होती है करेंसी या नोट इश्यू की। बैंकर होता है गवर्नमेंट का, बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है। क्रेडिट कंट्रोल होता है, प्रोटेक्शन फॉरेन एक्सचेंज को देता है, ये क्रेडिट स्टेबलाइजेशन करने का काम इसका होता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आरबीआई करता है। क्रेडिट क्रिएशन की बात की जाएगी तो वहाँ पे हमारा कॉमर्शियल बैंक आ सकते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं क्रेडिट को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए, इफ़ बैंक रेट इज़ रिड्यूस्ड बाय आरबीआई, क्रेडिट क्रिएशन विल बी रिड्यूस्ड, कांस्टेंट, इंक्रीज्ड, नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए, अगर रिजर्व बैंक या बैंक रेट में किसी भी तरह का रिडक्शन होता है रिजर्व बैंक के द्वारा, तो यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट क्रिएट हो जाती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में बैंक रेट पॉलिसी क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है, इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो बैंक रेट एक ऐसी रेट है जिसमें आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है विदाउट एनी सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बैंक रेट रिड्यूस होगी तो क्रेडिट क्रिएशन तो बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। अब हेड ऑफिस बताना है कहाँ पर है, दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है या फिर अहमदाबाद है।
देखिए, मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है इंडिया की, और यहाँ पे आरबीआई का हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश है। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड बैंक रेट पॉलिसी, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, नन ऑफ दीज। क्या होगा? पहले में हमने क्वांटिटेटिव पढ़ी थी, अब आपको क्वालिटेटिव बतानी है। देखिए, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट में ऑपरेशंस, ये सब क्वांटिटेटिव थे। यहाँ पूछा गया है क्वालिटेटिव की, तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द लेटर आर डिनोट्स इन द एब्रीविएशन BR एक्ट विच कंट्रोल्स बैंकिंग एक्टिविटीज़ इन कंट्री। बताइए, BR एक्ट जो है उसमें आर क्या रिप्रेजेंट करता है? रिफॉर्मेशन, रेगुलेशन, या फिर रिपोर्टिंग, या रिजोल्यूशन। और बी का भी बता दीजिए, अगर आपको पता है तो, पता होना चाहिए आपको। देखिए, आर बताता है हमारा रेगुलेशन को, और बी का मतलब होता है बैंकिंग। इसका फुल फॉर्म है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपैंड द टर्म ALM एज यूज्ड इन बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर। बताइए, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में जो हम टर्म यूज़ करते हैं ALM, वो हमें क्या बताता है? असेट्स लायबिलिटी मिसमैच, असेट लायबिलिटी मैच्योरिटी, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एंड असेट लायबिलिटी मैन पावर। बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बताइए। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ALM, जिसको हम असेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और असेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट पे मैंने अपने मास्टर में डिसर्टेशन की थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसके थ्रू चेक की जाती है लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। जो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो मेरा प्रोजेक्ट था वो स्पेशल रेफरेंस टू लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी था। वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है हमारा असेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट। ऑप्शन 3 है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कोई भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे कि हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करें, लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।